हेलो एंड वेलकम टू स्टडी चौपाल। मेरा नाम है अमित और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 साइंस का चैप्टर 2 द इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड बियॉन्ड आवर नेक्ड आई। इस वीडियो में चैप्टर 2 के हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है, वेरियस पार्ट्स ऑफ सेल आर गिवन बिलो। सेल के अलग अलग पार्ट हमें नीचे दिए हुए हैं। राइट देम इन अप्रोप्रिएट प्लेस इन द फॉलोइंग डायग्राम। इन पार्ट्स को हमें जो डायग्राम साथ में दिया हुआ है उसमें सही जगह पर लिखना है। तो पार्ट्स हमें दिए हुए हैं, न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, सेल वॉल, न्यूक्लियोइड। और डायग्राम में हमें दिया हुआ पहला सर्कल हो गया ओनली इन एनिमल सेल। तो इस सर्कल में हमें लिखना है वो पार्ट्स जो सिर्फ एनिमल सेल में पाए जाते हैं। सेकंड सर्कल हमें दिया हुआ है ओनली इन बैक्टीरियल सेल। यहाँ पर हमें वो पार्ट्स लिखने हैं जो सिर्फ बैक्टीरियल सेल में पाए जाते हैं। थर्ड पार्ट हो गया ओनली इन प्लांट सेल। इसमें हमें वो पार्ट्स लिखने हैं जो सिर्फ प्लांट सेल में पाए जाते हैं। और ये कॉमन हो गया तीनों सेल में जो पाए जाते हैं। मतलब यहाँ पे हमें वो पार्ट्स लिखने हैं जो तीनों सेल में पाए जाते हैं। तो चलते हैं आंसर पर। सबसे पहले आता है हमारे पास न्यूक्लियस। न्यूक्लियस प्रेजेंट इन प्लांट एंड एनिमल सेल, नोट इन बैक्टीरियल सेल, कंट्रोल्स द सेल्स एक्टिविटी। न्यूक्लियस जो है प्लांट और एनिमल सेल दोनों में पाया जाता है, ये बैक्टीरियल सेल में नहीं पाया जाता। न्यूक्लियस का फंक्शन क्या है? ये सेल के अंदर जो भी एक्टिविटीज होती है उसको कंट्रोल करता है। नेक्स्ट पार्ट आता है हमारे पास साइटोप्लाज्म, जेली लाइक सब्सटेंस दैट फिल्स द सेल एंड कंटेन्स ऑल ऑर्गेनेल्स। साइटोप्लाज्म एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है जो सेल के अंदर भरा होता है और इसके अंदर सभी ऑर्गेनेल्स होते हैं। स्टूडेंट, सेल ऑर्गेनेल्स हो जाएंगे सेल के पार्ट्स। तो साइटोप्लाज्म तीनों सेल में पाया जाता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्लोरोप्लास्ट, फाउंड ओनली इन प्लांट सेल, रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस। क्लोरोप्लास्ट सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है और ये फोटोसिंथेसिस करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट आता है सेल वॉल, फाउंड इन प्लांट एंड बैक्टीरियल सेल, फॉर्म्स द आउटर मोस्ट लेयर। सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल और बैक्टीरियल सेल में पाई जाती है और ये सबसे बाहर वाली लेयर होती है। नेक्स्ट आता है सेल मेम्ब्रेन, फाउंड इन ऑल सेल्स, लोकेटेड इनसाइड द सेल वॉल, इन प्लांट एंड बैक्टीरियल सेल्स और एज द आउटर लेयर इन एनिमल सेल। सेल मेम्ब्रेन सभी सेल्स में पाई जाती है। प्लांट सेल में और बैक्टीरियल सेल में ये सेल के अंदर की तरफ लोकेट होती है और एनिमल सेल में ये बाहर की तरफ लोकेट होती है। नेक्स्ट आता है न्यूक्लियोइड, फाउंड ओनली इन बैक्टीरियल सेल्स, द रीजन वेयर डीएनए इज लोकेटेड सिंस बैक्टीरिया डोंट हैव अ ट्रू न्यूक्लियस। न्यूक्लियोइड सिर्फ बैक्टीरियल सेल में पाए जाते हैं क्योंकि बैक्टीरिया में न्यूक्लियस नहीं होता और ये वो जगह है जहाँ पर डीएनए होता है। स्टूडेंट, इस वीडियो को पॉज करके ये आंसर आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनंदी टुक 2 टेस्ट ट्यूब्स एंड मार्क देम ए एंड बी। आनंदी 2 टेस्ट ट्यूब लेती है और उन्हें मार्क कर लेती है ए और बी से। शी पुट 2 स्पूनफुल ऑफ शुगर सॉल्यूशन इन ईच ऑफ द टेस्ट ट्यूब्स। वो दोनों टेस्ट ट्यूब में 2 चम्मच चीनी डालती है। इन टेस्ट ट्यूब बी शी एडेड अ स्पूनफुल ऑफ यीस्ट। टेस्ट ट्यूब बी में वो 1 चम्मच यीस्ट डालती है। देन शी अटैच 2 इनकम्प्लीटली इन्फ्लेटेड बलून्स टू द माउथ ऑफ ईच टेस्ट ट्यूब। फिर वो बलून अटैच करती है टेस्ट ट्यूब ए और टेस्ट ट्यूब बी में। ये बलून फूले हुए नहीं है। शी केप्ट द सेटअप इन अ वार्म प्लेस अवे फ्रॉम सनलाइट। वो इस सेटअप को एक गर्म जगह पर रखती है, सनलाइट से दूर। तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, व्हाट डू यू प्रिडिक्ट विल हैपन आफ्टर 3 to 4 hours? शी ऑब्जर्व दैट द बलून अटैच्ड टू द टेस्ट ट्यूब बी वाज इन्फ्लेटेड। व्हाट कैन बी अ पॉसिबल एक्सप्लेनेशन फॉर दिस? तो आप क्या अनुमान लगाते हैं कि 3 से 4 घंटे बाद क्या होगा? वो ऑब्जर्व करती है कि जो टेस्ट ट्यूब बी में बलून था वो फूल गया है। तो इसका क्या पॉसिबल एक्सप्लेनेशन हो सकता है? तो इसके लिए हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है, वाटर इवापोरेटेड इन द टेस्ट ट्यूब बी एंड फिल्ड द बलून विद द वाटर वेपर। जो टेस्ट ट्यूब बी है उसमें जो पानी था वो इवापोरेट हो गया है और बलून जो है उस वेपर से भर गया है। ऑप्शन बी है, द वार्म एटमॉस्फेयर एक्सपेंड द एयर इनसाइड द टेस्ट ट्यूब बी विच इन्फ्लेटेड द बलून। जो गर्म एटमॉस्फेयर है उसके कारण टेस्ट ट्यूब बी में जो हवा है वो एक्सपेंड हो गई है और इस वजह से बलून फूल गया है। ऑप्शन सी है, यीस्ट प्रोड्यूस्ड अ गैस इनसाइड द टेस्ट ट्यूब बी विच इन्फ्लेटेड द बलून। टेस्ट ट्यूब बी में जो यीस्ट है वो एक गैस प्रोड्यूस करता है जिस वजह से बलून फूल गया है। ऑप्शन डी है, शुगर रिएक्टेड विद वार्म एयर विच प्रोड्यूस्ड गैस इवेंचुअली इन्फ्लेटिंग द बलून। शुगर जो है गर्म हवा के साथ रिएक्ट करती है जिससे गैस बनती है और इस कारण से बलून जो है फूल जाता है। चलते हैं इसके आंसर पर। तो आंसर है, आफ्टर 3 to 4 hours द बलून अटैच टू द टेस्ट ट्यूब बी गेट्स इन्फ्लेटेड। 3 से 4 घंटे बाद क्या होगा? जो बलून है टेस्ट ट्यूब बी में जो अटैच है वो फूल जाएगा। ये क्यों होता है? दिस हैपन्स बिकॉज यीस्ट ब्रेक्स डाउन शुगर एंड प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड गैस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। ये इसलिए होता है क्योंकि रेस्पिरेशन के समय यीस्ट जो है शुगर को ब्रेक डाउन करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करेगा। दिस गैस फिल्स द बलून एंड कॉजेज इट टू एक्सपैंड।
यही गैस बलून के अंदर भर जाएगी और इस कारण से बलून फूल जाएगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, ईस्ट प्रोड्यूसेस है गैस। ईस्ट क्या है, एक गैस प्रोड्यूस करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है शी टुक अनदर। चलते हैं इस क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट पर। नेक्स्ट पार्ट में हमें दिया हुआ है शी टुक अनदर टेस्ट ट्यूब 1/4 फिल्ड विद लाइम वाटर। वो एक और टेस्ट ट्यूब लेती है और उसको 1/4 लाइम वाटर से यानी चूने के पानी से भर देती है। शी रिमूव्ड द बलून फ्रॉम द टेस्ट ट्यूब बी। और वो बलून जो है टेस्ट ट्यूब बी पे जो फूला हुआ बलून था उसको हटाती है इन सच अ मैनर दैट द गैस इनसाइड द बलून डिड नॉट एस्केप। वो इस तरीके से बलून को हटाती है कि बलून के अंदर जो गैस थी वो निकलती नहीं है। शी अटैच द बलून टू द टेस्ट ट्यूब विद लाइम वाटर। अब वो लाइम वाटर वाले टेस्ट ट्यूब पर उस बलून को अटैच कर देती है एंड शुक इट वेल और उसे अच्छे से हिलाती है। वट डू यू थिंक शी वॉन्ट्स टू फाइंड आउट। तो आप क्या सोचते हैं कि वो क्या पता करना चाहती थी। चलते हैं आंसर पर। द गैस कलेक्टेड इन बलून इज पास्ड इनटू लाइम वाटर टू चेक वेदर इट इज कार्बन डाइऑक्साइड और नॉट। जो गैस कलेक्टेड थी बलून में वो लाइम वाटर में पास की जाती है। किस लिए, ताकि ये चेक कर सके कि वो गैस कार्बन डाइऑक्साइड है या नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विद लाइम वाटर एंड टर्न्स इट मिल्की। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो लाइम वाटर के साथ रिएक्ट करेगी और उसको मिल्की कर देगी। मिल्की मतलब सफेद कलर का बना देगी। दिस कंफर्म्स दैट द गैस प्रोड्यूस बाय ईस्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड। ये इस बात को कंफर्म करता है कि जो गैस प्रोड्यूस हुई थी ईस्ट के द्वारा वो क्या थी, कार्बन डाइऑक्साइड थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अ फार्मर वॉज प्लांटिंग व्हीट क्रॉप्स इन हिज फील्ड। एक फार्मर अपने खेत में गेहूं की फसल उगा रहा है। ही एडेड नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर टू द सोइल टू गेट गुड यील्ड ऑफ क्रॉप्स। वो फसल की अच्छी पैदावार के लिए अपनी मिट्टी में नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर ऐड करता है। इन द नेबरिंग फील्ड, और उसके पड़ोस वाले खेत में, अनदर फार्मर वॉज ग्रोइंग बीन्स क्रॉप। एक और किसान जो है बीन्स की क्रॉप उगा रहा है। बट शी प्रेफर्ड नॉट टू ऐड नाइट्रोजन फर्टिलाइजर टू गेट हेल्दी क्रॉप्स। वो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर नहीं डालेगी हेल्दी क्रॉप्स के लिए। कैन यू थिंक ऑफ द रीजन। क्या आप इसका कारण सोच सकते हैं। चलते हैं आंसर पर। द फार्मर ग्रोइंग बीन्स क्रॉप डज नॉट नीड टू यूज नाइट्रोजन फर्टिलाइजर। जो फार्मर बीन्स के क्रॉप उगा रहा है उसे नाइट्रोजन फर्टिलाइजर की आवश्यकता नहीं है। बिकॉज स्पेशल बैक्टीरिया कॉल्ड राइजोबियम लिव इन द रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट लाइक बीन्स एंड पीज। क्योंकि लेग्यूमिनस प्लांट यानी कि दलहन वाले जो पौधे होते हैं उनकी रूट्स में एक स्पेशल बैक्टीरिया रहता है जिसका नाम है राइजोबियम। दीज बैक्टीरिया कन्वर्ट नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर इनटू अ यूजेबल फॉर्म फॉर प्लांट्स। ये बैक्टीरिया हवा के अंदर जो नाइट्रोजन मौजूद है उसको कन्वर्ट करेगा यूजेबल फॉर्म फॉर प्लांट्स, यानी प्लांट के इस्तेमाल करने लायक फॉर्म के अंदर। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन। इस प्रोसेस को हम जानते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन के नाम से। एज अ रिजल्ट सोइल बिकम्स नेचुरली फर्टाइल। और परिणाम में हमें क्या मिलेगा, जो मिट्टी है वो नेचुरली फर्टाइल हो जाती है, मतलब कि उसकी उर्वरक क्षमता बढ़ जाएगी। प्लांट्स गेट इनफ न्यूट्रिएंट्स। पौधों को भरपूर पोषक तत्व मिलेंगे। नो केमिकल फर्टिलाइजर इज रिक्वायर्ड। कोई भी रासायनिक उर्वरक की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। स्नेहल डग 2 पिट्स ए एंड बी। स्नेहल जो है 2 गड्ढे खोदती है, ए और बी, इन हर गार्डन, अपने गार्डन में। इन पिट ए शी पुट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल पील्स। पहले गड्ढे में यानी पिट ए में वो कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के छिलके डालती है एंड मिक्स इट विद ड्राइड लीव्स, और उनको मिक्स कर देती है सूखे हुए पत्तों के साथ। इन पिट बी शी डम्प्ड द सेम काइंड ऑफ वेस्ट विदाउट मिक्सिंग इट विद ड्राइड लीव्स। दूसरे गड्ढे में यानी पिट बी में वो सेम तरह का वेस्ट लेती है लेकिन उसको सूखे हुए पत्तों के साथ मिक्स नहीं करती है। शी कवर्ड बोथ द पिट्स विद सोइल। वो दोनों गड्ढों को मिट्टी से ढक देती है एंड ऑब्जर्व आफ्टर 3 वीक्स। और उसे फिर 3 हफ्तों के बाद देखती है। वट इज शी ट्राइंग टू टेस्ट। वो क्या टेस्ट करने की कोशिश कर रही थी। तो चलते हैं आंसर पर। स्नेहल इज ट्राइंग टू टेस्ट द कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर डिकम्पोजिशन बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। स्नेहल जो है टेस्ट करना चाहती थी कि क्या क्या परिस्थिति हमें चाहिए होती है फॉर डिकम्पोजिशन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सूक्ष्म जीवों के द्वारा जो डिकम्पोजिशन होती है उसके लिए क्या क्या परिस्थितियाँ या क्या क्या कंडीशन चाहिए होती है। इन पिट ए वेस्ट इज मिक्सड विद ड्राई लीव्स। पहले गड्ढे यानी पिट ए में जो वेस्ट है उसको मिक्स किया जाता है सूखे पत्तों के साथ। एयर स्पेस आर प्रेजेंट। इस वजह से उसके अंदर एयर स्पेस प्रेजेंट होते हैं, एयर स्पेस बन जाते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो वेल। इस कारण से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो अच्छी तरह से ग्रो होते हैं। इन पिट बी दूसरे गड्ढे में वेस्ट इज नॉट मिक्सड प्रॉपरली। जो वेस्ट है उसको अच्छे से मिक्स नहीं किया जाता। लेस एयर इज अवेलेबल। कम हवा जो है अवेलेबल रहती है, यानी कम ऑक्सीजन मिलता है उनको। डिकम्पोजिशन इज स्लो। इस कारण से डिकम्पोजिशन जो होता है स्लो होता है। दिस एक्सपेरिमेंट शोज दैट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नीड
इस एक्सपेरिमेंट से हमें क्या पता चलता है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को क्या चाहिए, प्रॉपर मिक्सचर ऑफ मटेरियल्स, कि जो भी वेस्ट मटेरियल हम डालते हैं उनको प्रॉपरली मिक्स किया जाए। एयर, वहां पर एयर प्रेजेंट होनी चाहिए। मॉइस्चर, वहां पर नमी होनी चाहिए फॉर इफेक्टिव डिकम्पोजिशन, ताकि डिकम्पोजिशन अच्छे प्रकार से हो सके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यहाँ पर 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं हमें। हमें पता करना है कि 3 क्वेश्चन किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, आई लिव इन एवरी काइंड ऑफ एनवायरमेंट एंड इनसाइड योर गट। मैं हर तरह के वातावरण में रहता हूँ और आपके गट यानी इंटेस्टाइन के अंदर भी रहता हूँ। तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो जाएगा बैक्टीरिया। आई मेक ब्रेड एंड केक सॉफ्ट एंड फ्लफी। मैं ब्रेड को और केक को सॉफ्ट और फ्लफी यानी मुलायम और फूला हुआ बना देता हूँ। तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो जाएगा यीस्ट। आई लिव इन द रूट्स ऑफ पल्स क्रॉप्स एंड प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स फॉर देयर ग्रोथ। मैं दाल के पौधों की जड़ों में रहता हूँ और उन्हें न्यूट्रिएंट यानी पोषक तत्व प्रोवाइड करता हूँ उनकी ग्रोथ के लिए। तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो जाएगा राइजोबियम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। डिजाइन एन एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट दैट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नीड ऑप्टिमल टेम्परेचर, एयर एंड मॉइस्चर फॉर देयर ग्रोथ। हमें एक एक्सपेरिमेंट डिजाइन करना है ये टेस्ट करने के लिए कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं उन्हें बिल्कुल सही टेम्परेचर चाहिए, तापमान चाहिए, एयर चाहिए यानी कि ऑक्सीजन या हवा चाहिए, एंड मॉइस्चर फॉर देयर ग्रोथ, और उनकी ग्रोथ के लिए नमी चाहिए। तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में जो स्नेहल वाला एक्सपेरिमेंट था वो भी लिख सकते हैं, या फिर चलते हैं इसके आंसर पर। एक्सपेरिमेंट, टेक 3 स्लाइसिस ऑफ ब्रेड। सबसे पहले हम ब्रेड की 3 स्लाइसिस ले लेंगे। कीप देम इन डिफरेंट कंडीशन, उनको हम अलग अलग परिस्थितियों में रखेंगे। स्लाइस ए, वॉर्म एंड मॉइस्ट प्लेस। पहली स्लाइस को हम रखेंगे गर्म और नमी भरी जगह पर। स्लाइस बी, रेफ्रिजरेटर कोल्ड प्लेस, यानी स्लाइस बी को हम फ्रिज के अंदर रखेंगे जो कि एक ठंडी जगह है। स्लाइस सी, ड्राई प्लेस। स्लाइस सी को हम सूखी जगह पर रखेंगे। ऑब्जर्वेशन, तो हम क्या देखते हैं, स्लाइस ए, फंगस ग्रोस क्विकली। स्लाइस ए में जो फंगस है वो जल्दी ग्रो करती है। स्लाइस बी, वेरी लिटिल ग्रोथ। स्लाइस बी में जो ग्रोथ है वो बहुत कम होगी। स्लाइस सी, नो ग्रोथ। तो सी स्लाइस में कोई भी ग्रोथ नहीं होगी। कंक्लूजन, तो यहाँ से क्या परिणाम निकलता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म नीड वार्म टेम्परेचर, मॉइस्चर, एयर फॉर देयर ग्रोथ। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या चाहिए, वार्म टेम्परेचर चाहिए यानी गर्म तापमान चाहिए, मॉइस्चर चाहिए, नमी चाहिए, एयर यानी ऑक्सीजन चाहिए उनकी प्रॉपर ग्रोथ के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। टेक 2 स्लाइसिस ऑफ ब्रेड, प्लेस 1 स्लाइस इन अ प्लेट नियर द सिंक। हम 2 स्लाइसिस लेंगे ब्रेड की और एक स्लाइस को हम प्लेट में सिंक के पास रख देंगे। प्लेस द अदर स्लाइस इन रेफ्रिजरेटर, और दूसरी स्लाइस को हम रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज के अंदर रख देंगे। कंपेयर आफ्टर 3 डेज, और उनको हम कंपेयर करेंगे 3 दिन के बाद। नोट योर ऑब्जर्वेशन, अपनी ऑब्जर्वेशन को हम नोट करेंगे। गिव रीजन फॉर योर ऑब्जर्वेशंस, और अपनी ऑब्जर्वेशन के लिए हम कारण बताएंगे। तो चलते हैं आंसर पर। आफ्टर 3 डेज, 3 दिन के बाद, ब्रेड नियर द सिंक शोज फंगस ग्रोथ। जो सिंक के पास ब्रेड रखी थी उसमें फंगस उगना स्टार्ट हो जाएगी। ब्रेड इन द रेफ्रिजरेटर शोज नो और वेरी लिटिल ग्रोथ। जो फ्रिज के अंदर ब्रेड रखी थी उसमें या तो बहुत कम ग्रोथ होगी या बिल्कुल भी नहीं होगी। रीजन, इसका कारण क्या होगा, वार्म एंड मॉइस्ट कंडीशंस नियर द सिंक हेल्प माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो। जो सिंक के पास गर्म और नमी भरी परिस्थितियां थी उसके कारण जो भी सूक्ष्म जीव है वो अच्छी तरह ग्रो होंगे। कोल्ड टेम्परेचर इन द रेफ्रिजरेटर स्लोज डाउन द माइक्रोबियल ग्रोथ। जो ठंडा तापमान है फ्रिज के अंदर उसके कारण जो सूक्ष्म जीवों की ग्रोथ है वो स्लोज डाउन हो जाएगी, मतलब धीमी हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अ स्टूडेंट ऑब्जर्व्स दैट व्हेन कर्ड इज लेफ्ट आउट फॉर अ डे। एक स्टूडेंट ऑब्जर्व करता है कि जब दही को एक दिन के लिए बाहर छोड़ दिया जाता है, इट बिकम्स मोर सावर। वट कैन बी 2 पॉसिबल एक्सप्लेनेशन फॉर दिस ऑब्जर्वेशन। तो स्टूडेंट क्या ऑब्जर्व करता है कि दही को एक दिन बाहर रखने पर वो ज्यादा खट्टा हो जाता है। तो इस ऑब्जर्वेशन के लिए क्या 2 पॉसिबल एक्सप्लेनेशन हो सकते हैं। तो चलते हैं आंसर पर। कर्ड बिकम्स मोर सावर आफ्टर अ डे ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। जो दही है एक दिन में ज़्यादा खट्टा हो जाता है इन कारणों की वजह से। पहला कारण है बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस कंटिन्यू टू ग्रो एंड मल्टीप्लाई। जो बैक्टीरिया प्रेजेंट है यानी लैक्टोबैसिलस वो अपनी ग्रोथ जारी रखता है और बार बार मल्टीप्लाई होता रहता है। दूसरा कारण है दे प्रोड्यूस मोर लैक्टिक एसिड ओवर टाइम। वो समय के साथ और ज़्यादा लैक्टिक एसिड का निर्माण करते रहते हैं। मोर लैक्टिक एसिड इंक्रीजेज द सावर टेस्ट ऑफ कर्ड। ज़्यादा लैक्टिक एसिड बनने की वजह से दही का टेस्ट जो है खट्टा हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ऑब्जर्व द सेटअप गिवन इन फिगर 2.15 एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। 2.15 में जो सेटअप दिया हुआ है उसको ठीक से ऑब्जर्व करें और नीचे दिए क्वेश्चन का आंसर करें। व्हाट हैपन्स टू द शुगर सॉल्यूशन इन फ्लास्क ए। फ्लास्क ए में जो शुगर सॉल्यूशन है उसका क्या होगा। व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन द टेस्ट ट्यूब बी आफ्टर 4 आवर्स। 4 घंटे के बाद टेस्ट ट्यूब बी में आप क्या ऑब्जर्व करते हैं।
वाई डू यू थिंक दिस हैपेंड? आप क्या सोचते हैं कि ऐसा क्यों हुआ होगा? वट वुड हैपन इफ यीस्ट वॉज नॉट एडिड इन फ्लास्क ए? क्या होगा अगर हम फ्लास्क ए में यीस्ट ना ऐड करें? जो फ्लास्क ए है इसके अंदर हमने यीस्ट को ऐड किया है और इसमें पहले से क्या था, हल्का गर्म शुगर सॉल्यूशन। टेस्ट ट्यूब बी में पहले से लाइम वाटर प्रेजेंट है। तो चलते हैं इसके आंसर पर। इन फ्लास्क ए यीस्ट इज मिक्सड विद शुगर सॉल्यूशन। फ्लास्क ए में जो यीस्ट है उसको किसके साथ मिक्स किया गया है? शुगर सॉल्यूशन के साथ। यीस्ट कैरीज आउट फर्मेंटेशन एंड प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। यीस्ट के अंदर क्या होगा? फर्मेंटेशन होगा और जिसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी। व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन टेस्ट ट्यूब बी? आफ्टर 4 आवर्स, 4 घंटे के बाद हम टेस्ट ट्यूब बी में क्या ऑब्जर्व करते हैं? व्हाई डू यू थिंक दिस हैपेंड? आप क्या सोचते हैं कि ऐसा क्यों हुआ? इन द टेस्ट ट्यूब बी लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। जो बी टेस्ट ट्यूब है उसके अंदर जो लाइम वाटर है वो क्या हो जाएगा? मिल्की हो जाएगा। दिस हैपन्स बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड गैस फ्रॉम फ्लास्क ए रिएक्ट्स विद लाइम वाटर। ये किस वजह से होगा? क्योंकि जो फ्लास्क ए में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हो रही है वो रिएक्ट करेगी लाइम वाटर के साथ। व्हाट वुड हैपन इफ यीस्ट वाज नॉट एडेड इन फ्लास्क ए? क्या होगा अगर हम फ्लास्क ए में यीस्ट को ऐड ही ना करें? इफ यीस्ट इज नॉट एडेड, अगर यीस्ट को हम ऐड नहीं करेंगे, नो फर्मेंटेशन विल अकर, कोई भी फर्मेंटेशन नहीं होगी। नो कार्बन डाइऑक्साइड गैस विल बी प्रोड्यूस्ड, कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस नहीं होगी। लाइम वाटर विल नॉट टर्न मिल्की, और अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस नहीं हो रही है तो लाइम वाटर भी मिल्की नहीं होगा। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें एग्जाम के लिए। व्हाट इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म? सूक्ष्म जीव क्या होते हैं? वेरी टाइनी ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट बी सीन विद नेकेड आइज, बहुत छोटे जीव जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। टाइप्स, सूक्ष्म जीव के टाइप कौन कौन से हैं? बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ, एल्गी। ये 4 टाइप है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के। इसके अलावा एक और श्रेणी है वायरस, लेकिन वायरस जो है एनवायरनमेंट में जब तक रहेगा वो नॉन लिविंग क्रिएचर है, और जैसे ही वो होस्ट बॉडी के अंदर एंटर करता है, भले ही वो प्लांट की बॉडी हो या एनिमल बॉडी हो, वो लिविंग सेल बन जाएगा। यूजेस, अब सूक्ष्म जीवों के यूजेस क्या क्या है? मेकिंग कर्ड, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया की वजह से हम क्या बनाते हैं? दही बनाते हैं। ब्रेड, यीस्ट की सहायता से हम ब्रेड बनाते हैं। फर्टिलिटी, राइजोबियम बैक्टीरिया की हेल्प से फर्टिलिटी इंक्रीज होती है सॉइल की। क्लीनिंग एनवायरनमेंट, डीकम्पोजिशन की वजह से वातावरण जो है स्वच्छ बना रहता है। हार्म, नुकसान क्या क्या होते हैं सूक्ष्म जीव की वजह से? सम कोज डिजीज, कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे होते हैं जो बीमारियां फैलाते हैं। सम स्पॉइल फूड, कुछ जो है हमारा खाना जो है खराब कर देते हैं। चलते हैं अगले टॉपिक पर। अब कुछ टिप्स दी हुई एग्जाम के लिए, हमेशा आपको याद रखना है। यीस्ट जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करता है जो कि ब्रेड बनाने में यूज होता है। लैक्टोबैसिलस जो है कर्ड बनाने में हेल्प करता है। राइजोबियम बैक्टीरिया जो है सोइल की फर्टिलिटी इंक्रीज करता है। और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ के लिए वार्मथ यानी कि गर्म वातावरण, मॉइस्चर नमी, और साथ ही एयर यानी कि ऑक्सीजन जो है वो रिक्वायर्ड रहता है। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ ये वीडियो हुई खत्म। उम्मीद करता हूँ सभी को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।